गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज फिर हम समास से ही एक विषय जिसका एक भेद है वो है द्वंद्व समास। ठीक है ना। इससे पहले हम समास के भेद कर चुके हैं, अविभाव समास कर चुके हैं, तत्पुरुष समास कर चुके हैं, कर्मधारय समास हो चुका है, द्विगु हो चुका है, और आज जो बात करेंगे वो होगी द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास जो है ये भी जैसे पहले समास बहुत ही सरल थे, बड़े आसान थे, ये भी उसी प्रकार से बहुत ही एक आसान समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा। ठीक है, दो वस्तुओं का जोड़ा, जुड़े हुए जहां शब्द हों तो, ठीक है ना, वो क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। दूसरा, कहीं भी दो शब्द एक योजक के द्वारा जुड़ रहे हो ना, इस योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए हों, वो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। बिल्कुल सामान्य सी सरल सी इसकी पहचान है। ठीक है, फिर भी इसका जो है परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, दोनों ही पद प्रधान होंगे। अविभाव समास में क्या था? वहां पर पूर्व पद प्रधान था। तत्पुरुष समास में क्या था? वहां पर उत्तर पद प्रधान था, है ना। और कर्मधारय समास में क्या था? पूर्व पद और उत्तर पद में दोनों में विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का संबंध था, है ना। उसके बाद द्विगु समास में क्या किया? उसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, कोई भी संख्या होती है, ये पहचान है सबकी। और द्वंद्व समास की क्या पहचान है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों का ही महत्व होता है। कैसे? जैसे दिन रात है, वैसे तो यही पर्याप्त है देखने के लिए, ये जो योजक चिन्ह होता है ना, ये द्वंद्व समास में ही लगता है। ठीक है, दिन रात, तो विग्रह क्या बनेगा? दिन और रात, है ना। इस प्रकार से पाप पुण्य है, पाप पुण्य, तो क्या होगा विग्रह? पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, यानी दोनों ही पदों की प्रधानता होगी समास में। और ये जो दोनों पद हैं ना, किसी योजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं, ये इसकी पहचान है द्वंद्व समास की। ठीक है, यानी एक जोड़ा जो है वो क्या है? इसका द्वंद्व समास, द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। ठीक, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास होता है। इसके बाद एक बात करेंगे मुख्य जो है कि इसके कुछ भेद होते हैं, इसका हम विभाजन कर सकते हैं। वो कैसे किया जाता है? देखिए, एक है इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, ठीक। दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व। अंतर कोई ज्यादा नहीं है, बस नाम मात्र का ही अंतर है तो द्वंद्व समास एक जैसा ही है सारा, बस थोड़ा सा इसके ना कई बार भाग या कोई भेद ही पूछ ले, इसलिए हमें भेद भी समझ लेने चाहिए कि इतरेतर द्वंद्व है, वैकल्पिक द्वंद्व है, और तीसरा है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व, ठीक है। अब इनमें अंतर क्या होता है? द्वंद्व तो द्वंद्व है, अभी अंतर कहां से आ गया? ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें क्या होगा? जो दोनों पद है ना, वो संज्ञा पद होंगे दोनों। ठीक है, जैसे राम कृष्ण लिख दे हम यहां, राम कृष्ण ये लिख दिया, ये दोनों संज्ञा पद हैं, है ना। राम और कृष्ण, राम और
कृष्ण। ठीक है, ये हो गया राम और कृष्ण। इसी प्रकार से यहां लिख दें दाल रोटी, दोनों संज्ञा पद हैं, दाल और रोटी, दाल और रोटी। ठीक है, देखिए दोनों पद जो है ना ये संज्ञा पद होते हैं, इतरेतर, इतर अलग अलग, यानी दोनों पद संज्ञा पद होंगे इस समास में, इतरेतर दोनों में। ठीक है, और उदाहरण ले लें, अन्न जल है, जैसे अन्न जल, अन्न जल, अन्न और जल। ठीक है, अन्न जल, अन्न और जल। और जैसे 5 20, 5 और 20 यहां लिखेंगे 25, जैसे 25 आ जाता है, थोड़ा सा ये हटकर है। 25 को हम कौन सा समास कहेंगे, यहां तो योजक चिन्ह लगा हुआ नहीं है, है ना। इस तरह के ऐसे उदाहरण आ जाते हैं जहां पर कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं और हमारा जो प्रश्न है ना गलत हो जाता है। 25 हम इसको या तो द्विगु सोच लेंगे कि तो द्विगु समास है, इसमें तो 5 आया हुआ है, चलो तो संख्यावाची है, पूरा पद चलो जी द्विगु हो गया। नहीं, यहां दोनों पद का अर्थ प्रधान है। देखिए पहले भी कहा मैंने कि वैसे हम अपनी सुविधा के लिए लिख देते हैं, पद प्रधान होता है, ये इसमें ये पद प्रधान होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ये हमने कह दिया। परंतु वास्तविक रूप से अगर हम समझा जाए, हमें कभी भी पद को प्रधानता नहीं समझना है, हमें पद के अर्थ की प्रधानता को समझना है। पदों की कोई प्रधानता नहीं होती, वो तो हमने अपनी सुविधा के लिए बोल दिया, अपनी सरलता के लिए कह दिया कि पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। लेकिन पद के अर्थ की प्रधानता को ग्रहण किया जाता है, न कि पद को ग्रहण किया जाता है। अब यहां पर देखिए, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यहां पर तो द्विगु समास है जी, ये संख्यावाची लगा हुआ है पद। यहां पर गलती हो जाती है हमारे से। हमें ये देखना है कि दोनों पद हैं क्या। एक पद है 5 और एक पद है 20। देखिए, ठीक है ना, एक एक बात को समझना है, विस्तार से समझना है उसको। जब किसी हमने विषय ले लिया, आज हमने द्वंद्व समास का विषय ले लिया, फिर ये नहीं होना चाहिए कि भविष्य में द्वंद्व समास से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए और वो हमारा गलत हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, भले ही हमारे 2 मिनट 5 मिनट फालतू लग जाएं, परंतु जो विषय हमने शुरू किया है कम से कम वो हमारा तैयार तो हो, वो अच्छे से हमारे समझ में तो आए, है ना। तो ये जो है ना जैसे 25, तो इसमें क्या हमें नजर आ रहा था कि कोई दूसरा समास ना हो, लेकिन यहां भी द्वंद्व समास है कि दोनों पदों की प्रधानता है, 5 और 20। 53 है, मान लीजिए 53, ये 53 लिखा हमने। 53 किसे कहते हैं, 3 और 50, ये तो 53 बनेगा ना। अब यहां तीर हम सोचेंगे तीर है लिखा हुआ, 3 होगा इसका, तो भाई चलो ये तो द्विगु ना हो, ऐसा नहीं होता। फिर कहूंगा पदों के अर्थ को देखना है, दोनों पदों का अर्थ ग्रहण करना है हमें यहां पर। ठीक है ना, 53, 3 3 पन 50, 3 और 50 कितने हो गए, 53 हो गए। कुछ 53 बोलते हैं, कुछ 53 बोलते हैं। इसको जो शुद्ध लिखना होता है ना, क्या लिखना होता है, 53 होता है शुद्ध, 53। ठीक, तो ये जो समास था ये था इतरेतर द्वंद्व। हैं तो सब एक जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा सा ये अंतर है कि इतरेतर द्वंद्व में जो दोनों पद होते हैं वे संज्ञा पद होते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद लीजिए वैकल्पिक को। इसमें क्या होता है, जो दोनों पद है ना उनमें आपस में ना विलोम का भाव होता है, विपरीत का भाव होता है, और एक पद को बोलते ही ना दूसरे का मन में एकदम उच्चारण होना शुरू हो जाता है। जैसे यहां मैंने लिखा लाभ हानि, अपने आप आ जाता है मन में, है ना, लाभ हानि
लाभ अथवा हानि, ये हो गया, ठीक है ना। यश अपयश विलोम है, यश अपयश है ना, यश अथवा अपयश, यश अथवा अपयश, यानी विलोम का भाव, एक को बोला दूसरा अपने आप ही वहां पर आ गया, यह होता है वैकल्पिक, चाहे तो यश मिलेगा या अपयश मिलेगा, या लाभ होगा या हानि होगी, तभी तो अथवा कहा है, यहां और था, दोनों संज्ञा पद थे और, लेकिन यहां पर अथवा, दोनों तो नहीं हो सकते एक साथ, लाभ हानि एक साथ हो सकते हैं क्या, यश अपयश एक साथ हो सकते हैं क्या, मिलेगा तो एक ही ना, तो इसलिए अथवा कहा है। और जैसे जय पराजय, ज या तो जय होगी, युद्ध में विजय होगी, या पराजय होगी, ज अथवा पराजय, कोई ज्यादा अंतर नहीं है तो एक जैसे सारे समास, मतलब थोड़ा थोड़ा अंतर है कि यहां संज्ञा पद होंगे, यहां विलोम वाले सारे होंगे जो विलोम का भाव देंगे, ठीक है। तीसरा क्या है, समाहार। समाहार क्या होता है, एक समूह का बोध होगा, देखिए कैसे, यहां मैं लिख देता हूं, कंकर पत्थर, ये आ गया, योजक चिन्ह सभी में है, योजक चिन्ह तो केवल इनमें योजक चिन्ह नहीं था, तभी मैंने कहा था कि हमें ये तो ठीक है, चलो हमने समझ लिया, ट्रिक कह लीजिए, तभी तो मैं कहता हूं ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि उस ट्रिक के चक्कर में ना हमारे कई प्रश्न गलत हो जाते हैं। ये ट्रिक ठीक है कि योजक चिन्ह लगा होगा, अगर ऐसा मिल जाता है ना कहीं योजक चिन्ह लगा हो तो ठीक है, आप दोनों समास कर दीजिए, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं विकल्प ऐसे भी होते हैं जहां योजक भी ना हो और फिर भी द्वंद्व समास होता है, जैसे यहां मैंने बताया अभी, है ना। तो ये हो गया संज्ञा पद, और जहां पर विलोम का भाव हो वो वैकल्पिक द्वंद्व हो गया। और कंकर पत्थर आदि, ये देखिए कंकर पत्थर आदि। अब समाहार क्यों कहा इसको, कंकर पत्थर कोई दो ही चीजें थोड़ी हैं भी, एक कंकर उठा लिया एक पत्थर उठा लिया, कंकर पत्थर में काफी सारा उसमें सामान आ जाता है, बहुत सा, वो तो वैसे कहते हैं भी कंकर पत्थर उठाओ भाई, है ना, हमने सफाई के लिए बोल दिया किसी को, चलो भाई ये कंकर पत्थर उठा दो सारे, और वहां कंकर भी हो सकता है, ईंट भी हो सकती है, कुछ पत्थर भी हो सकता है, कुछ दूसरा सामान भी हो सकता है ना, वो सारे उठाना है, उसका मतलब। पानी वानी हमने बोला, पानी वानी कह दिया, लो भाई पानी वानी लेके आओ भाई, पानी वानी आ गया, है ना। अब पानी वानी में कोई पानी वानी थोड़ी है, अब कोई मेहमान आया, हमने कहा लाओ भाई पानी वानी लेके आओ, अब पहले मेहमान को क्या दिया, पानी दिया, फिर चाय लेके आए, अब यहां चाय तो नहीं लिखी ना हमने, पानी वानी का अर्थ होता है एक समूह, एक समाहार, यानी उसमें खाना भी होता है, उसमें पानी भी हो, उसमें चाय भी हो, इस प्रकार से, तो क्या बन जाएगा ये पानी वानी आदि। आदि इसलिए तो कहा कि और भी उसमें है, वो समूह है, ना कि केवल दो ही वस्तुएं, दो ही चीजें हैं वहां पर, पानी वानी आदि, ठीक है। कई बार हम घर में बात करते हैं ना, कपड़े लत्ते लेके आए, कपड़े लत्ते कह देते हैं कई बार, कपड़े लत्ते, है ना। अब वहां ये थोड़ी है कि दो ही है वस्त्र, एक कपड़ा है एक लत्ता है, ऐसा तो नहीं है। कपड़े लत्ते में तो पैंट भी आ सकती है, शर्ट भी आ सकती है, तो कपड़े लत्ते समूह का बोध करा रहे हैं वहां पर, कपड़े लत्ते आदि, यानी बहुत से जो कपड़े हमें लेके कहीं जाने हैं, सारे कपड़े आप रख लीजिए, कपड़े लत्ते रख लीजिए, है ना। जैसे कहते हैं पैक करने के लिए बैग में, चलो भी कपड़े लत्ते रख लिए, ऐसे बोलते हैं ना कि आपने कपड़े लत्ते रख लिए, तो कपड़े लत्ते में क्या होगा, उसमें कई तरह के वस्त्र उसमें होते हैं, तो कपड़े लत्ते आदि। इस प्रकार ये जो है ना द्वंद्व समास, ये इस जैसे दोनों पद इसमें प्रधान होंगे, दोनों पदों का एक महत्व होगा, उनके अर्थ की प्रधानता होगी,
है ना, और दूसरा योजक चिन्ह से आपस में जुड़े हुए होंगे ये, ठीक है ना। और 3 इसके भेद हैं, इतरेतर द्वंद्व है, वैकल्पिक द्वंद्व है और समाहार द्वंद्व है। इतरेतर द्वंद्व में दोनों पद संज्ञा पद होंगे जिनको हम और से कहेंगे, जैसे राम और कृष्ण। वैकल्पिक में दोनों पद विलोम का भाव प्रदर्शित करेंगे, विलोम का भाव प्रकट कर रहे हैं, है ना। और समाहार में पद तो यहां 2 दिख रहे हैं लेकिन वो एक समूह का बोध कराते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, समाहार द्वंद्व, ठीक है ना। तो आज हमने क्या किया, द्वंद्व समास कि द्वंद्व समास क्या होता है, किसे कहते हैं, क्या उसकी पहचान होती है। तो अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी ना, वो जरूर देख लें, आप सभी समास देखें आप, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।